एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे प्यारे से प्लेटफॉर्म माइस पे। और आज मैं आपका नीट एजुकेटर हूं और मैं आपको बायोलॉजी पढ़ाऊंगा। ठीक है, बेसिकली मैं आपको जूलॉजी पढ़ाऊंगा और एक नए सर आएंगे, वो आपको बॉटनी पढ़ाएंगे। पर आज मेरा पहला क्लास है और आज मैं आपको बॉटनी ही पढ़ाऊंगा। पूरा ये चैप्टर खत्म करके ही सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन पढ़ाऊंगा। फिर मैं उसके बाद से स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल और फिर एनिमल किंगडम, बायोमोलिकुल्स और फिर ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ाऊंगा। क्योंकि इस चैप्टर के बिना आपका पूरे जियोलॉजी में प्रॉब्लम होगी। जैसे फिजिक्स में बेसिक मैथ होते हैं, वेक्टर होते हैं, यूनिट एंड डायमेंशन होते हैं, उनके बिना फिजिक्स जल्दी समझ नहीं आती है। वैसे ही केमिस्ट्री में मोल कंसेप्ट हुआ, एटॉमिक स्ट्रक्चर हुआ, इनके बिना जल्दी केमिस्ट्री समझ नहीं आती है। वैसे सेल के बिना बायोलॉजी आपको थोड़े समझने में प्रॉब्लम होगी। आपको समझ तो आएगी बायोलॉजी, लेकिन एक बार जब तक आप सेल ऑर्गेनाइजेशन जब तक फैमिलियर नहीं हुए रहेंगे तब तक आपको सेल तब तक आपको जूलॉजी पढ़ने में प्रॉब्लम होगी। क्योंकि स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन में टिश्यूज हैं, कौन से टिश्यू कहाँ पाए जाते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया के नेम आएंगे, लाइसोसोम के नाम आएंगे, वैक्यूल्स के नाम आएंगे, क्लोरोप्लास्ट के नाम आएंगे। तो इन सारे ऑर्गेनाइजेशन से जब तक आप फैमिलियर नहीं हुए रहेंगे तब तक आपको डिफिकल्टीज होगी। ठीक है, और बच्चों मैं बता दूं इस चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंस है। ये चैप्टर आपको सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, इससे 4 से 5 क्वेश्चन हर एक साल पूछते हैं। आपके नीट में भी और जनरल कंपटीशन में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जनरल कंपटीशन में भी भर भर के क्वेश्चन आते हैं इससे, बायो सेक्शन से। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर और ये मोस्ट इजी चैप्टर भी माना जाता है। थोड़ा से कॉन्सेप्ट होते हैं, थोड़े से मतलब रटने होते हैं। ठीक है, तो हम शुरुआत करते हैं ब्यूटीफुल जर्नी को और हम आशा करते हैं कि आप हमारे साथ ऐसे ही पूरे साल जुड़े रहेंगे। ठीक है, तो ये चैप्टर और पहले बता देता हूं मैं, ये मेरा डेमो लेक्चर ही तरह से है, ज्यादा लेंदी नहीं होगा और ज्यादा मतलब शॉर्ट ड्यूरेशन का ही होगा। नियर अबाउट 45 मिनट्स है, ये 1 आवर के मे भी होंगे। ठीक है, तो ज्यादा और मैं ज्यादा थोड़ी से बता देता हूं, मैं थोड़ा सा हल्का से एनसीईआरटी से बाहर जाऊंगा क्योंकि थोड़े से क्वेश्चन आते हैं आपके थोड़े से। ठीक है, तो टेंशन लेने की बात नहीं है और मैं सारे चीज को पढ़ा के एनसीईआरटी को एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं। तो बच्चों सबसे पहले हम जानेंगे कि बायोलॉजी क्या है। बायोलॉजी क्या है? बायोलॉजी को हम लोग हिंदी में जीव विज्ञान भी बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बायोलॉजी क्या है? ठीक है, बायोलॉजी बच्चा आपका ग्रीक वर्ड से है। ठीक है, ये ग्रीक वर्ड है। बेसिकली बायोलॉजी आपके 2 वर्ड से मिलके बने हैं, बायोस और लोगोस, या लोगिया भी बोल सकते हैं आप। ठीक है, ठीक है, बायोलॉजी आपका 2 वर्ड से मिलके बना है, बायोस, लोगोस या लोगिया। ठीक है, बायोस का मतलब होता है लाइफ और लोगोस का मतलब होता है स्टडी। ठीक है, लाइफ के बारे में, लाइफ के स्टडी करने के बारे में हम लोग बायोलॉजी बोलते हैं। मतलब किसी चीज के, मतलब किसी जीव के बारे में पढ़ने को ही हम लोग बायोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, अब रही बात कि फादर ऑफ बायोलॉजी किसे बोलते हैं। फादर ऑफ बायोलॉजी बोलते हैं बेटा आपके एरिस्टोटल को। ठीक है, फादर ऑफ बायोलॉजी बोलते हैं एरिस्टोटल को। ठीक है, और फादर ऑफ जूलॉजी भी एरिस्टोटल को ही बोलते हैं। ठीक है, तो मैं यहां लिख देता हूं फादर ऑफ जूलॉजी भी आपके हैं हमारे कौन? एरिस्टोटल सर। ठीक है,
एरिस्टोटल, इन्होंने बहुत सारे मतलब बहुत ही अच्छे मतलब बहुत ही महान साइंटिस्ट, इन्होंने टू किंगडम क्लासिफिकेशन सबसे पहले इन्होंने दिया था। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन जब आप पढ़ेंगे तो वहां पे उन्होंने दिया था प्लांट और एनिमिलिया करके दिया था, जिसमें प्लांट में हर्ब सब ट्री दिया था, एनिमल में एनीमिया और एनीमिया दिया था। वो आपको बोटनी वाले से अच्छे से पढ़ाएंगे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में। ठीक है, फादर ऑफ जूलॉजी भी इनको कहा जाता है बेटा। ये फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस भी इनको कहा जाता है। ठीक है, अगर आप लोगों ने पॉलिटिकल साइंस भी क्लास 10th में पढ़ी होगी तो फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस भी एरिस्टोटल को ही बोला जाता है। ठीक है, अब रही बात कि फादर ऑफ बोटनी, हम तो बोटनी पढ़ेंगे आज, तो फादर ऑफ बोटनी किसको बोलते हैं? तो फादर ऑफ बोटनी बेटा ये एरिस्टोटल नहीं थे। फादर ऑफ बोटनी फादर ऑफ बोटनी बोलते हैं आपके थियोक्रेटस को। ठीक है, थियोक्रेटस को बोलते हैं। ठीक है, थियोक्रेटस को बोलते हैं। ये एक ग्रीक फिलोसफर थे। ग्रीक ग्रीक हाँ, ग्रीक फिलोसफर थे। ठीक है, इतना ही जान लीजिए, बेसिक है, ज्यादा नहीं जानना है। उसके बाद से हम आते हैं अपने चैप्टर पे। तो ये फादर ऑफ बोटनी माने जाते हैं थियोक्रेटस को। ठीक है, तो हम आते हैं अपने चैप्टर पे। सेल पे। ठीक है, तो सबसे पहले जानेंगे कि सेल क्या होता है। ठीक है, सेल क्या होता है? सेल का मतलब क्या होता है? सेल मतलब होता है बैटरी। क्या? नहीं, सेल का मतलब बैटरी होता है, केमिस्ट्री में होता है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आप पढ़ेंगे वहां सेल का मतलब बैटरी होता है। सेल का मतलब जेल भी होता है इंग्लिश लिटरेचर में। यहाँ सेल का मतलब होता है कोशिका। ठीक है, तो सेल क्या होते हैं? आपकी एनसीईआरटी बोलती है सेल सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। इस लाइन का मतलब हुआ कि सेल जो होती है वो सबसे छोटी इकाई होती है किसी भी लाइफ के लिए। मतलब समझे, किसी भी ऑर्गेनिज्म का सबसे छोटा इकाई क्या होगा? सेल होगा। सेल से कोई छोटा चीज नहीं हो सकता हमारे ह्यूमन बॉडी में। ठीक है, इसीलिए आपकी एनसीईआरटी लाइन में बोलती है कि सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ और एनीथिंग लेस देन ए कंप्लीट स्ट्रक्चर डज नॉट इंश्योर ए इंडिपेंडेंट लाइफ। इस लाइन का मतलब हुआ कि कोई भी चीज अगर छोटा है, तब सेल से भी छोटा है, तो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं कर सकता, मतलब इंडिपेंडेंस नहीं रह सकता। ठीक है, ये मैं लाइन जो बोल रहा हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है बेटा आपके एनसीईआरटी से। ठीक है, तो मैं लिख देता हूं यहां पे उसको। एनीथिंग लेस देन incomplete structure does not ensure independent existence। ठीक है, कोई भी चीज अगर छोटा है सेल से तो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं कर सकता है। ठीक है, तो यहां तक तो आपको बात समझ आई। ये बेटा आपकी एनसीईआरटी की लाइन है, मैं आपको बोल दूं यहाँ पे, ये आपकी एनसीईआरटी की लाइन है। ठीक है, ये आपकी एनसीईआरटी की
लाइन है, ठीक है। तो माइंड में रखिएगा, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, ये आपके एस्पिरेशन एंड रीजन क्वेश्चन में आ सकता है, ठीक है, या स्टेटमेंट में दे सकते हैं इन लोग एग्जामिनर, ठीक है। ठीक है, अब हम आते हैं, हाँ, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर सेल, मतलब ऑन द बेसिस ऑफ नंबर सेल के नंबर के बेसिस पे ऑर्गेनिज्म दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल सेल्स ऑर्गेनिज्म आपके दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। पहला होता है मल्टी सेलुलर, नहीं सॉरी, पहला होता है आपके यूनिसेलुलर, ठीक है, पहले होता है यूनिसेलुलर और दूसरा होता है आपका मल्टी सेलुलर, ठीक है। पहला आपका होता है यूनिसेलुलर और दूसरा होता है आपका मल्टी सेलुलर। अगर बच्चे आप नाम में ही देखेंगे, ठीक है, नाम में ही देखेंगे तो क्या है, यूनि, यूनि का मतलब क्या होता है, वन, ठीक है। जो वन टाइप के सेल से बना हो उसको यूनिसेलुलर बोलते हैं, ठीक है। तो उसमें इसमें लिखेंगे डिफिनेशन इसका, दैट organisms are made of only one type, पता नहीं समझ में आया कि नहीं, मैं थोड़ा ज्यादा कर्सिव कर गया, ठीक है। दैट organisms are made of one type of cells, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि वो ऑर्गेनिज्म, और हाँ, यूनिसेलुलर, यूनि मतलब वन, ठीक है, यहां पे मैं लिख देता हूं, यूनि का मतलब वन, सेलुलर मतलब का होता है मतलब सेल, ठीक है, जो वन सेल, वन टाइप ऑफ सेल से बना हो, ठीक है। तो यूनि दैट आर मेड अप ऑफ वन टाइप ऑफ सेल इज कॉल्ड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। अब इसका एग्जांपल कौन हुआ, इसका एग्जांपल बेटा ह्यूमन बीइंग हुआ ना, नहीं, इसका एग्जांपल हुआ अमीबा, पैरामीशियम, बैक्टीरिया, ये आते हैं यूनिसेलुलर में, ह्यूमन बीइंग नहीं आते हैं, ह्यूमन बीइंग आपके मल्टी सेलुलर में आते हैं, हम एक सेल से थोड़ी ना बने हैं। तो इसके एग्जांपल में लिख देता हूं, बैक्टीरिया, अमीबा, पैरामीशियम भी ये ले सकते हैं, ठीक है। बैक्टीरिया, अमीबा और पैरामीशियम, और मल्टी सेलुलर में हम लोग लिख सकते हैं डिफिनेशन इसका, ओ माय गॉड, हाँ, एक मिनट एक मिनट, हाँ, तो मल्टी मतलब क्या होता है, मोर देन वन, और सिल्वर मतलब सेल, ठीक है। तो जो एक से अधिक सेल से बने हैं उसको हम क्या बोलते हैं, मल्टी सेलुलर बोलते हैं। तो इसका एग्जाम इसका डिफिनेशन लिखे, फिर एग्जांपल में हम लोग आएंगे, हायर प्लांट्स आएंगे, ह्यूमन बीइंग आएंगे, ठीक है। तो मल्टी सेलुलर में दैट ऑर्गेनिज्म आर मेड of more than one cell, ठीक है।
मोर देन वन सेल। ठीक है, इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे आपके, हम ह्यूमन बीइंग हो जाएंगे। ठीक है, ह्यूमन बींग्स हो जाएंगे, हायर प्लांट्स हो जाएंगे। ठीक है, तो ये माइंड में रखिएगा कि मल्टी सेलुलर एग्जांपल हम लोग हैं, ह्यूमन बींग्स हैं और हायर प्लांट्स हैं। ठीक है, ठीक है, उसके बाद से नेक्स्ट स्लाइड। अब आते हैं डिस्कवरी ऑफ सेल पे। हाँ, तो हम डिस्कवरी ऑफ सेल, तो डिस्कवरी ऑफ सेल बहुत ही इंटरेस्टिंग है बच्चों। सेल की डिस्कवरी सबसे पहले किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने की थी। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, रॉबर्ट हुक ने उन्होंने की थी और उन्होंने लाइट माइक्रोस्कोप का यूज किया था। उस समय इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप नहीं होते थे। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आपके अर्ली 19th सेंचुरी में आए थे, 1931 के करीब आए थे। तो वो इस समय इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का यूज करके किया था। फिर उन्होंने लेंस पे रखा था, प्लेनो कनकेव लेंस पे रखा था, फिर लाइट मारा था। वो लंबा प्रोसेस है, वो मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा। ठीक है, तो उसके बाद से तो उन्होंने एक स्पेनिश ओक ट्री होता है, ठीक है, ओक ट्री का बार्क लिया था, छाल लिया था। ये एनसीईआरटी में नहीं है, मैं बता देता हूँ आपको। उन्होंने बस एनसीईआरटी आपका लिखी है कि रॉबर्ट ब्राउन डिस्कवर्ड द सेल। ठीक है, डेड सेल की खोज करी थी इन्होंने, लाइव सेल की खोज आपके एंटनी लियोन हॉक ने करी थी। डेड सेल की खोज इन्होंने करा था रॉबर्ट हुक ने 1665 में। तो इन्होंने स्पेनिश ओक ट्री जो होती है वो लिया और इन्होंने आपके क्या बोलते हैं लाइट माइक्रोस्कोप के नीचे रखा और उन्होंने इनको एक इसमें ये दिखाई दिया, वो हनी कम लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दिया, जिनको इन्होंने छोटे छोटे कंपार्टमेंट थे उसमें, जिनको इनको लगा ये छोटे छोटे रूम की तरह कंपार्टमेंट थे, तो इन्होंने इसका नाम रख दिया। मैं आपको दिखा देता हूँ इमेज कैसे दिखाई दिया था उनको। हाँ, देखिए, ये देख रहे हैं, ये हनी कम, ये आपका ओरिजिनल एनसीईआरटी है और ये हनी कम लाइक स्ट्रक्चर उनको दिखाई दिया था। ठीक है, छोटे छोटे देखिए इसमें कंपार्टमेंट बने हैं, देखिए इसमें छोटे छोटे कंपार्टमेंट देखिए, ये देखिए। ठीक है, कंपार्टमेंट दिखाई दे रहा है आपको? ये ज्यादा डेप्थ नहीं थे। ठीक है, इन्होंने इस कंपार्टमेंट को देखा और इनको सबसे पहले इन्होंने रॉबर्ट हुक को इन्होंने कंपार्टमेंट को देखा और इसका बोला इन्होंने सेलुले। ठीक है, एक मिनट, स्पेलिंग मिस्टेक होगी, सेलुले बोला। ठीक है, स्पेलिंग थोड़ा देख लीजिएगा। ठीक, तो इन्होंने इनको सबसे पहले सेलुले बोला। नहीं नहीं, एक मिनट, हाँ, सेलुले बोला। ठीक है, तो इन्होंने सबसे पहले इसको सेलुले बोला, जिसको आज हम सील के नाम से भी जानते हैं। नाउ वी नो एज सेल्स। और मजे की बात बताओ बच्चों, ये फिजिसिस्ट थे, मैथमेटिशियन थे। ठीक है, इन्होंने भी, इनकी एक फेमस बुक है माइक्रोग्राफी, अगर पढ़ी होगी आप लोगों तो ठीक है, इन्होंने उसमें एक्सप्लेन किया है स्टडी ऑफ, इनका मेन स्टडी था, मतलब स्टडी ऑफ कॉर्क सेल का ही उन्होंने अपने उस बुक में उन्होंने एक्सप्लेनेशन दिया। माइक्रोग्राफी इनकी बुक लिखी हुई है। ठीक है, वो आपके सिलेबस में नहीं है, बस नाम के लिए जान लीजिए। ठीक है, तो हम लिख देते, आते हैं पहले, सबसे पहले अपने, हाँ, तो रॉबर्ट हुक ने, ठीक है, डिस्कवरी ऑफ सेल करी थी, डेड सेल था। ठीक है, ठीक है, एक मिनट, इससे पहले मैं थोड़ा बता दूं, माइक्रोस्कोप की खोज उस समय तो माइक्रोस्कोप की खोज जेंसन ने की थी, फिर गैलीलियो आए, उन्होंने मॉडिफाई किया, इन्होंने भी मॉडिफाई किया था माइक्रोस्कोप को, बल्कि इन्होंने भी मॉडिफाई किया था। तो
आपके गैलीलियो आए, जेनसन आए, ठीक है। सबसे पहले जेनसन ने माइक्रोस्कोप की खोज करी थी, फिर इन्होंने करी और इन्होंने इन्होंने डेड सेल पे बताया, मैं किया था। बच्चा क्वेश्चन घुमा सकता है कि हु डिस्कवर्ड द लाइव सेल। लाइव सेल में आप हमेशा मारिएगा एंटन लियोन हॉक, ठीक है। एक मिनट थोड़ा पानी पी लूं, मैं पसीना हो रहा बहुत ज्यादा। डिस्कवरी ऑफ सेल किया था, डेड सेल था, ठीक है, वो डेड सेल था। एक मिनट। he was a फिजिसिस्ट थे, ठीक है। ये एक मैथमेटिशियन थे और फिजिस्ट, ठीक है। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, थोड़ा सा मैं भूल गया लिख बताना। यहाँ पे मैं थोड़ा सा, यहाँ पे डिस्कवरी ऑफ सेल के यहाँ पे मैं लिख देता हूँ माइक्रोस्कोप वाज इन्वेंटेड बाय, कौन किया था आपका माइक्रोस्कोप का खोज? जेनसन। जेनसन ने आपकी माइक्रोस्कोप की खोज करी थी, ठीक है। तो आपके माइक्रोस्कोप की खोज जेनसन ने करी, ठीक है। तो वो मैथमेटिशियन थे और फिजिसिस्ट थे। इन्होंने ओक ट्री का बार्क लिया, छाल लिया, और उन्होंने ही इनको इन ओक ट्री bark he discovered the cell by using light microscope, ठीक है। टीम हमारी, इसको मैं बोला था पूरा फ्रेश चाहिए, पता नहीं कैसे, ठीक है। इन 6065, ये याद रखिएगा बच्चा, ये ईयर एकदम बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है। मैं जो रेड लाइन से घेर रहा हूँ उसको देख लीजिएगा एक बार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये 1665 पूछता है, पूछेंगे आप लोग टेस्ट में या आपके पेपर में कि विन कब हुआ था, ठीक है। 1665 में हुआ था। फिर हमारे एंटन लियोन का है, ठीक है। इन्होंने लाइव सेल की खोज करी थी। तो इन्होंने लाइव सेल की खोज करा था, ठीक है। ये 1674 के टाइम में ही इन्होंने लाइव सेल की खोज करी थी, और इन्होंने ही बैक्टीरिया की खोज करी थी, मैं बता दूं आपको, ठीक है। इन्होंने पौंड से पानी लाया था, ऐसे कुछ स्टोरीज थी इनकी, या फिर बारिश हो रहा था। ये हमारे तरह नहीं थे कि बारिश हुआ तो कागज का नाव बनाकर पानी में तैराने लगे, ठीक है। ये हमारे तरह नहीं थे, ये साइंटिस्ट लोग थे। ये कुछ भी होता था, फ्लाइट है क्या, तो कुछ भी होता था तो फैन बंद कर दीजिए इसको। तो कुछ भी होता था, जैसे बारिश हुई तो इन लोग पानी लाकर माइक्रोस्कोप नीचे देखते थे उसके पानी में क्या है, तो उनको ऐसे ही इनको बैक्टीरिया दिखाई दिया। तो ठीक है, मैं ठीक है, ये थोड़ी चीज मैं एनसीईआरटी से बाहर जा रहा हूँ हल्का सा, आप चाहें तो छोड़ सकते हैं। आपकी उसमें नहीं दिया हुआ, क्या बोलते हैं, आपकी एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ, बस मैं नॉलेज के लिए बता दें। एक बार आप एनसीईआरटी पढ़ लेना, फिर एक बार मेरा नोट्स पढ़ लेना, ठीक है। ठीक है, तो एंटन लियोन हॉक डिस्कवर्ड द लिविंग सेल्स, ठीक है। इन्होंने लिविंग सेल्स को डिस्कवर किया था, ठीक है। इन्होंने ही बैक्टीरिया की खोज करी थी, मैं बता दूं आपको, इन्होंने ही बैक्टीरिया की खोज करी थी। He also discovered, अब लिविंग सेल तो बैक्टीरिया ही होंगे, तो सबसे पहले इन्होंने ही खोज करा था बैक्टीरिया, ठीक है। उन्होंने प्रोटोजोअन्स पे भी करी थी,
एक मिनट एक मिनट। प्रोटोजोआ की खोज करी थी एस्पर्मेटोजोआ। ये आपको ह्यूमन रिप्रोडक्शन जब मैं पढ़ाऊंगा वहां बताऊंगा एस्पर्मेटोजोआ क्या होता है, ठीक है। तो ये प्रोटोजोआ आपको बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में सर पढ़ाएंगे, बोटनी वाले तो आपको बताएंगे। और बैक्टीरिया भी उसमें अच्छे से डिटेल में दिया। यहाँ मैं बैक्टीरिया के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ाऊंगा, लेकिन अच्छे से आपको बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में सर पढ़ाएंगे। और वो बैक्टीरिया लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट होती है बैक्टीरिया हमारे। ये आपको माइक्रो ऑर्गेनिज्म ह्यूमन वेलफेयर में मैं पढ़ाया तो ठीक है, तो सर पढ़ाएंगे तो उसमें बताएंगे, ठीक है। तो इन्होंने ही लाइव सेल की खोज की थी, बैक्टीरिया, प्रोटोजुअन्स और एस्पर्मेटोजोआ पे, ठीक है। चलिए, हाँ, अब मजेदार चीज है हमारा सेल थ्योरी। तो बच्चों, सेल थ्योरी सबसे पहले किसने दी थी? ठीक है, सेल थ्योरी हमारे दो साइंटिस्ट थे, ठीक है, स्लाइडेन एंड स्वान। जिसके स्लाइडेन का फुल नेम था मैथ्यू स्लाइडेन और थ्योडर स्वान नाम थे, ठीक है। आपके पुराने एनसीईआरटी के हिसाब से एक जर्मन थे, एक ब्रिटिश थे, पर आप चेंज कर लेना, ठीक है। एक अभी दोनों जर्मन हो चुके हैं, ठीक है। पुराने एनसीईआरटी में आप चेंज कर लेना, अगर आपके में ब्रिटिश लिखा हो तो चेंज कर लेना, क्योंकि अब दोनों जर्मन हो चुके हैं, एनसीईआरटी अपडेट हो चुकी है आपकी। तो सेल थ्योरी को दिया किसने था? थ्योडर स्वान और मैथ्यूस स्लाइडेन। सॉरी, क्या नाम बोला मैं? थ्योडर स्वान और मैथ्यूस स्लाइडेन। सेल थ्योरी given by two scientists, a German scientist, एक मिनट, एक मिनट बच्चों, एक मिनट, ठीक है। जर्मन साइंटिस्ट, स्पेलिंग यहाँ मिस्टेक होता है, स्पेलिंग मिस्टेक देख लेना आपको, ठीक, ठीक है। हाँ, तो जर्मन साइंटिस्ट जिसका नाम था एक मिनट बच्चों, थ्योडर स्वान थे एंड मैथ्यू स्लाइडेन। थोड़ा स्पेलिंग देख लेना, ठीक है। तो दो साइंटिस्ट थे, जर्मन साइंटिस्ट हैं, क्या थे, थ्योडर स्वान एंड मैथ्यू स्लाइडेन, ठीक है। तो थ्योडर स्वान ने एनिमल सेल की खोज करा था और मैथ्यू स्लाइडेन ने आपके प्लांट सेल की खोज करी थी, ठीक है। ठीक है, तो सबसे पहले एक मिनट, ठीक है। तो मैथ्यू स्लाइडेन ने डिस्कवर्ड द प्लांट सेल्स, ठीक है। इन्होंने बहुत सारे प्लांट सेल्स के बारे में पढ़ा और इन्होंने बताया कि ऑल द प्लांट्स आर मेड अप ऑफ द सेल्स एंड द प्रोडक्ट ऑफ द सेल्स। डिस्कवर्ड द प्लांट सेल एंड ही state that
स्टेट डेट या इनकी मतलब वो बताए उन्होंने, ऑल द प्लांट्स आर नीड ऑफ सेल्स। ठीक है, उन्होंने बताया कि ऑल द प्लांट्स, सब सारे प्लांट्स हैं उन्होंने सेल से बने होते हैं। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। एक मिनट बच्चों। हाँ, ऑल द प्लांट्स स्टेट दैट ऑल द प्लांट्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। ठीक है, फिर हमारे आए थ्यूडर स्वान। ठीक है, इन्होंने बच्चों he discovered the animals cells। हाँ, एक और बात बता दो बच्चों, जहां पे मैं बताना भूल गया आपको, एक मिनट, कहाँ पे, डिस्कवरी ऑफ सेल। हाँ, यहाँ डिस्कवरी ऑफ सेल में रॉबर्ट हुक को ही, कहाँ लिखूं, जगह नहीं, हाँ यहाँ पे मैं लिख देता हूँ रॉबर्ट हुक को ही, ठीक है मैं वहां लिख दूंगा। ठीक है, हाँ ठीक है। तो ही डिस्कवर्ड द एनिमल सेल्स, इन्होंने एनिमल सेल की खोज की और इन्होंने ही बताया, एंड ही स्टेट्स दैट हाँ, तो इन्होंने डिस्कवर्ड किया था एनिमल सेल को, इन्होंने ही बताया कि सेल प्लांट के पास एक यूनिक कैरेक्टर होता है, दैट इज सेल वॉल। ठीक है, एंड ही स्टेट दैट, अरे यार लाइन चेंज करना होगा ना, प्लांट सेल हैव यूनिक कैरेक्टर दैट इज सेल वॉल। ठीक है, लेकिन इससे पहले रॉबर्ट हुक ने बता चुके थे, ठीक है, कि प्लांट के पास उन्होंने कॉर्क ही देखा था, कॉर्क ही देखा था, तो उन्होंने ही बता दिया था कि प्लांट के पास क्या होते हैं, सेल वाल होते हैं। तो डिस्कवरी ऑफ सेल वाल जाता है रॉबर्ट हुक को ही जाता है, पर इन्होंने ही बताया आपने। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ नोट डाउन करके, आप कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ऐसे करके। ठीक है, अपने एनसीईआरटी सॉरी नोट्स में ऐसे बना लेना आप लोग, थोड़ा साइड में अगर जगह हो तो लिख लेना। ठीक है, ये एनसीईआरटी में नहीं दिया है आपका, मैं फिर ही बता देता हूँ, लेकिन अगर पूछे हु डिस्कवर्ड द सेल वॉल तो आप रॉबर्ट हुक ही मारिएगा। ठीक है, ऑप्शन में रॉबर्ट हुक ही होगा। ठीक है, डिस्कवरी ऑफ सेल वॉल, सॉरी सॉरी डिस्कवर्ड, एक मिनट, रॉबर्ट हुक डिस्कवर्ड द सेल वॉल। ठीक है, ये बात ध्यान में रखिएगा, इनोकेटर होता है, और इन्होंने बताया था कि एनिमल सेल के आउटर एक मेम्ब्रेन होता है जिसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं, या सेल मेम्ब्रेन या बायो मेम्ब्रेन भी बोल सकते हैं आप। ठीक है, तो इन्होंने ही बताया था। ठीक है, तो मैं लिख देता हूं यहाँ पे, एंड इन ही ऑल्सो
conclude that that is ठीक है। इन्होंने ही बताया था कि सेल के पास एक आउटर मेम्ब्रेन होता है जिसको हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन बेसिकली बच्चों नाम इन्होंने नहीं दिया था, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लिए एक अलग साइंटिस्ट आए थे, अलग साइंटिस्ट थे जिनका नाम था नेगली नाम था उनका, ठीक है, उनका नाम नेगली और एक साइंटिस्ट और थे क्रैमर, ठीक है। तो क्रैमर और नेगली ने मिलके सेल मेम्ब्रेन का नाम दिया था जिसको आप बायो मेम्ब्रेन भी बोल सकते हैं, ठीक है। इसको मैं लिख देता हूं, बायो मेम्ब्रेन भी बोल सकते हैं। यहां पे मैं लिख देता हूं बायो मेम्ब्रेन भी बोल सकते हैं या फिर आप इसको सेल मेम्ब्रेन भी बोल सकते हैं, ठीक है। इसको आप सेल मेम्ब्रेन भी बोल सकते हैं। ठीक है, यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं होनी चाहिए, ठीक है, ठीक है। वो नहीं लिखवाऊंगा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन की किसने नाम दिया, वो आपके सिलेबस में है नहीं, पूछेगा भी नहीं, ठीक है। ये थोड़ा मैंने एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए बता दिया कि नेगली और क्रेमर ने दिया था प्लाज्मा मेम्ब्रेन का नाम, ठीक है, लेकिन इन्होंने ही सेल मेम्ब्रेन की खोज करी थी, ठीक है। ठीक है, तो एक और ड्रॉबैक क्या था इसका, अरे यार हाँ, तो सेल मेम्ब्रेन का यहां लिख लीजिए, ठीक है। ड्रॉबैक ऑफ सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, सॉरी सेल थ्योरी, सेल मेम्ब्रेन, एक मिनट, सेल थ्योरी ना। और मजे की बात बताऊं, मैं सेल थ्योरी को ही सेल डॉक्ट्रिन भी बोलते हैं या सेल प्रिंसिपल भी बोलते हैं, ठीक है। तो मैं अगर यहाँ पे स्पेस हो तो मैं लिख देता हूं सेल थ्योरी को आप, ठीक है, सेल डॉक्ट्रिन भी बोलते हैं, सेल डॉक्ट्रिन या सेल प्रिंसिपल, स्कूल वाला प्रिंसिपल नहीं, इसका स्पेलिंग अलग होता है, PRANCPLE, प्रिंसिपल सिद्धांत बोलते हैं इसको, ठीक है। स्कूल वाला प्रिंसिपल मत समझ लेना आप लोग, सेल प्रिंसिपल, ठीक है। सेल प्रिंसिपल भी बोलते हैं सेल थ्योरी को ही, सेल डॉक्ट्रिन या सेल प्रिंसिपल भी बोलते हैं आपका, ठीक है, ठीक है। एक मिनट, हाँ, तो ड्रॉबैक ऑफ सेल थ्योरी या सेल डॉक्ट्रिन या सेल प्रिंसिपल, ठीक है। अगर बच्चों अगर पूछ दे सेल डॉक्ट्रिन क्या है तो कंफ्यूज नहीं होना है कि सेल डॉक्ट्रिन तो पढ़ी नहीं थी, आपके एनसीईआरटी में सिर्फ सेल थ्योरी ही लिखा हुआ है, सेल प्रिंसिपल और सेल डॉक्ट्रिन के बारे में नहीं लिखा हुआ। फिर भी बता दिया मैं, क्योंकि बेसिकली टेस्ट सीरीज में होते हैं या फिर नीट वालों का कोई भरोसा नहीं है, कुछ भी लिख के डाल सकते हैं, मतलब वर्ड चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो इन्होंने सेल डॉक्ट्रिन और सेल प्रिंसिपल इसको बोलते हैं, ठीक है। तो इसका ड्रॉबैक बच्चा ये था कि जो स्लाइडेन एंड स्वान थे उन्होंने ये नहीं बता पाए थे कि नए सेल कहां से आते हैं, ठीक है।
इन्होंने ये नहीं बता पाया था। हाँ, एक और बात बच्चों मैं भूल गया, यहाँ पे ये आपके आए थे इन, इसका यहाँ पे बच्चों डेट लिख देता हूं मैं, 1838 में। ठीक है, एक मिनट रुकिए, यहाँ पे मैं, अगर आपके नोट्स में जगह है तो थोड़ा सा लिख लीजिएगा, या फिर यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ठीक है। एटीन थर्टी एट में, ठीक है, और 1838 में, ठीक है। एटीन थर्टी एट में यहाँ पे आप लिख लेना, ठीक है। हाँ, और एक और बात, हाँ, और यहाँ पे सेम टाइम में आपका यहाँ लिख लेना 1839 में, ठीक है। ये दोनों जर्मन साइंटिस्ट है, ठीक है, ये बात ध्यान में रखिएगा, दोनों आपके जर्मन साइंटिस्ट थे। तो 1839 में इन्होंने बताया था, 1838 में उन्होंने बताया, ठीक है, ठीक है। हाँ, तो ड्रॉबैक ऑफ क्या बोलते हैं, ड्रॉबैक ऑफ सेल थ्योरी या सेल प्रिंसिपल ये था कि तो स्लाइडेन और स्वान थे बच्चों, मैं बता चुका हूँ, फिर बता देता हूँ कि इन्होंने नहीं बताया था कि नए सेल कैसे आते हैं। तो नए सेल कैसे आते हैं ये आपके बताए रुडोल्फ बर्चो, ठीक है। रुडोल्फ बर्चो ने बताया था, ये तो नहीं दिया आपके एनसीईआरटी में, ठीक है, मेरे को भी याद नहीं आ रहा कब बताए थे। तो रुडोल्फ बर्चो ने बताया था कि ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, ठीक है। तो इस पे क्वेश्चन पूछ सकता है बच्चों, ठीक है, अगर आपसे मैं क्वेश्चन बोलूं कि नीट में गई आप पूछ दे, या फिर आपके तीसरी में पूछ दे कि हु गेव द सेल थ्योरी, तो सेल थ्योरी आपके दिए थे स्लाइडेन एंड स्वान, मारिएगा ऑप्शन में होंगे तो, और पूछ दे हु गिव मॉडिफाइड सेल थ्योरी, तो आप मारिएगा रुडोल्फ बर्चो, ठीक है, गलती नहीं करेगा, क्योंकि ऑप्शन दे देगा हु गिव द मॉडिफाइड सेल थ्योरी, तो वो आप साइड एंड स्वान मार के आ जाओगे, लेकिन वो गलत हो जाएगा। मॉडिफाइड पूछ दे तो रुडोल्फ बर्चो मार के आना, ठीक है, ठीक है। तो मैं पानी पी लूं। यहां तक तो किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ड्रॉबैक ये था, स्लाइडेन एंड स्वान did not explain how the new cells are formed, ठीक है, इन्होंने नहीं बता पाए कि कैसे नए सेल्स बनते हैं, ठीक है। तो आपके 1860 डेट याद नहीं आ रहा मेरे को, ठीक है, वो छोड़ दिया, एनसीईआरटी में है भी नहीं, ठीक है। फिर आपके साइंटिस्ट आए रुडोल्फ बर्चो करके, ठीक है। रुडोल्फ बर्चो ने आपके इन्होंने बताया कि ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, ठीक है। रुडोल्फ बर्चो ने एक्सप्लेन करा, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है, मैं घेर रहा हूँ, पूछती है एनसीईआरटी की पीवाईक्यू है, ठीक है, मैं बता देता हूँ आपको पहले।
सॉरी, नीट की पीवाईक्यू है, एनसीईआरटी में भी दिया हुआ, ठीक है। तो रुडोल्फ वर्चो एक्सप्लेन द explain all cell arises from pre-existing सेल्स, ठीक है। इन्होंने ही बताया था कि जो सारे सेल होते हैं ये प्री एग्जिस्टिंग सेल से आते हैं। जैसे आपके इनिशियल ऑर्गेनिज्म को ले लीजिए, जैसे आपकी यहाँ पे मैं बता देता हूँ, ठीक है। इसको रहने दीजिए, अभी मैं ओवरव्यू सेल पे आएंगे बाद में, ठीक है। हाँ, तो इन्होंने एक्सप्लेन किया था, जैसे आपके यूनिसेलुलर से मानिए अमीबा है, तो अमीबा से दो टुकड़े हुए, इससे ये आ गए, इससे ये आ गए, ठीक है। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं बेसिकली, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म चाहे कोई भी सेल, पहले सेल ही ना, सब लोग आते हैं, जैसे प्लांट है वो सीड आता है तो उसकी मदर होंगे ना कोई, या फादर कोई होंगे, ठीक है। प्लांट में मेनली आपको प्लांट बेसिकली 90% प्लांट आपके बाइसेक्सुअल ही होते हैं, ठीक है। तो हमारे मदर फादर होंगे तो सब हमारे प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही आते हैं, ठीक है। तो ऑल सेल्स राइज फ्रॉम, तो उन्होंने ही बताया आपके, ठीक है। तो मैं क्वेश्चन स्पेल देता हूँ, मैं आपको पहले ही बताया था क्वेश्चन, में फिर भी यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। Who gave the सेल थ्योरी? सेल थ्योरी किसने दिया था? तो सेल थ्योरी आपके दिए थे, किसने बताया था? मैं स्लाइडेन एंड स्वान ने, ठीक है। अगर यही क्वेश्चन थोड़ा सा ट्विस्ट कर दे यहाँ पे, अगर यही क्वेश्चन आपके थोड़ा सा ट्विस्ट कर दे यहाँ पे, अगर यही क्वेश्चन थोड़ा सा ट्विस्ट कर दे, हाँ, हु गेव द मॉडिफाइड सेल थ्योरी? ठीक है, किसने दिया था मॉडिफाइड सेल थ्योरी? तो इसका आंसर हो जाएगा, बच्चों लाइट आ रही है जा रही है, बहुत डिस्टर्ब कर रही है, एक मिनट बच्चों, एक मिनट। तो ठीक है, तो हु गेव द मॉडिफाइड सेल थ्योरी, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों आपका, मॉडिफाइड सेल थ्योरी किसने दिया था? तो इसका आंसर आपके हो जाएंगे रुडोल्फ, ठीक है, रुडोल्फ वर्च्यू ने, ठीक है। ये बात ध्यान रखिएगा, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो रुडोल्फ वर्च्यू ने आपकी मॉडिफाइड सेल थ्योरी दिया था। ये शायद मैंने कहीं टेस्ट पेपर में देखा था, या नीट का पीवाईक्यू भी हो सकता, नीट का पीवाईक्यू तो नहीं होना चाहिए, ये मैंने टेस्ट पेपर में कहीं देखा था, ठीक है। ये क्वेश्चन आया था। अब आ जाइए, ओवरव्यू ऑफ सेल, ठीक है। ओवरव्यू ऑफ सेल में आ जाइए, आपकी एनसीईआरटी का ही टॉपिक है। ओवरव्यू ऑफ सेल थोड़ा सा छोटा सा है, ठीक है। इसमें प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक के बारे में बताया है, और ये ओनियन पील या ह्यूमन चिक्स के बारे में, मतलब ओनियन पील में बताया था जैसे सेल मेम्ब्रेन होते हैं, ठीक है। लाइट कटा है बच्चों, बहुत गर्मी लग रही है, ठीक है। रूम पूरा तरह से पैक है, बंद है रूम, इसीलिए इसमें गर्मी ज्यादा लग रही है। हाँ, तो ओवरव्यू ऑफ सेल में से ओनियन पील ले लीजिए, एक मिनट। हाँ, ओनियन पील ले लो आप, ठीक है। ओनियन पील ले लेंगे आप, तो देखिए उसमें उसमें क्या है, इसमें
ये ओनियन पील है, ये आपके हो गया सेल मेम्ब्रेन, राइट, और ये आपके हो गए प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। ओनियन पील तो प्लांट ही में आएंगे ना, कन्वर्ट प्लांट ही में ना आएंगे ना। और फिर आप ले लो ह्यूमन चिक्स ले लो। इसमें क्या होता है, इसमें आपके सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही होगा ना, सेल सेल मेम्ब्रेन तो होगा नहीं, सॉरी सेल वाल तो होगा नहीं। सेल वाल किसी में है क्या? सेल वाल तो नहीं होता है ना ह्यूमन चिक्स में। तो ये ले लो आप, ये क्या है आपके ये आपके हैं सेल वाल, और ये हो गए आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन। और एक मिनट मैं इधर साइड में देता हूँ। अरे यार, हाँ, इसको लेता हूँ मैं सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। कंफ्यूज नहीं हो जाएगा, सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या, ठीक है, दोनों ही की हैं। और इसको, ये तो क्या है हमारे ह्यूमन चिक्स में क्या पाया जाएंगे, सिर्फ सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। ठीक है, तो सेल मेम्ब्रेन ही पाए जाएंगे। ठीक, तो यहां तक किसी को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। तो ये सेल तो मैंने एक्सप्लेन पहले ही कर दिया स्लाइड, ठीक है। हाँ, अब बच्चों आते हैं बेसिकली आपके प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में क्या डिफरेंस है। आपकी एनसीईआरटी बोलती है कि प्रोकैरियोटिक बेसिकली यूनिसेलुलर होते हैं और यूकैरियोटिक आपके मल्टीसेलुलर होते हैं। तो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में डिफरेंस मतलब क्या ही नहीं हुई उनकी, प्रोकैरियोटिक क्यों ही आया, यूकैरियोटिक क्या है। तो बच्चों प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक अरेंजमेंट ऑफ डीएनए के बेसिस पे आया, ये एनसीईआरटी में नहीं है। मैं थोड़ा सा बोला था पहले ही शुरू में कि थोड़ा सा मैं एनसीईआरटी से बाहर जाऊंगा। तो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, ठीक है। तो सबसे पहले प्रोकैरियोटिक ऑन द बेसिस ऑफ, वहां क्या था यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल्स, यहां है ऑन द अरेंजमेंट ऑफ डीएनए, ठीक है। डीएनए के बेसिस पे ही प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक आए, ठीक है। तो यहां पे मैं एक मिनट ऑन द बेसिस ऑफ, कौन है, तो बंद कर दिया सर, आवाज आ रहा है, बोलिए कौन है, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ डीएनए, सेल दो प्रकार के होते हैं, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक, ठीक है। तो अरेंजमेंट ऑफ डीएनए, ठीक है, तो सेल दो प्रकार के होते हैं, दैट पहला है आपका प्रोकैरियोटिक, और आपका सॉरी दूसरा है, यहां पे लेता हूं मैं यूकैरियोटिक, ठीक है। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक अरेंजमेंट ऑफ डीएनए, ये नहीं लिखा आपके एनसीईआरटी डायरेक्ट बोलती है आपकी प्रोकैरियोटिक है, यूकैरियोटिक है, यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक आपकी यूनिसेलुलर होते हैं और
यूकैरियोटिक आपके मल्टीसेलुलर होते हैं। ठीक है, ये नहीं लिखा है एनसीईआरटी ने, बस मैं थोड़ा सा बता दिया आपको नॉलेज के लिए। ठीक है, तो प्रोकैरियोटिक सेल जो है, प्रो मतलब क्या होता है? हाँ, प्रो मतलब प्रोकैरियोटिक सेल, प्रो मतलब होता है बिफोर, और कैरियोटिक मतलब होता है न्यूक्लियस। ठीक है, इनमें ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता है। ट्रू न्यूक्लियस आपके होते हैं यूकैरियोटिक में, इसलिए नाम उसका यूकैरियोटिक है। यू मतलब होता है ट्रू, जैसे यू बैक्टीरिया आपके बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में जब सर पढ़ाएंगे तो बताएंगे। यू बैक्टीरिया का मतलब होता है ट्रू बैक्टीरिया। ठीक है, उसका नाम है। ठीक है, तो प्रोकैरियोटिक को बोलते हैं, एक मिनट, प्रो, प्रो मतलब होता है बिफोर। ठीक है, और कैरियोटिक का मतलब होता है बच्चा न्यूक्लियस। ठीक है, ये प्रोकैरियोटिक होते हैं आपके बेसिकली यूनिसेलुलर होते हैं, आपके मोनेरा हो गए। ठीक है, मोनेराज हो गए जिसमें आपके आर्की बैक्टीरिया है, यू बैक्टीरिया है। ठीक है, माइकोप्लाज्मा है, ये सारे आपके प्रोकैरियोटिक हैं। ठीक है, वैसे आपको प्रोटिस्टा भी यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक है, वो प्रोकैरियोटिक में नहीं आता। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना आपको। ठीक है, तो बिफोर न्यूक्लियस ये बेसिकली क्या होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं। ठीक है, प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर होते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल्स यूनिसेलुलर से बने होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं। ठीक है, लैक ऑफ मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेल्स, इनमें मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेल्स नहीं होते हैं। जैसे आपके मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेल्स जैसे हैं माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सब मैं पढ़ाऊंगा आपको यूकैरियोटिक में। ठीक है, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और आपके न्यूक्लियस हो गए। ठीक है, इसमें से मजे की बात बताऊं, यूकैरियोटिक में और ये होते हैं बस यूकैरियोटिक में आपके राइबोसोम्स होते हैं, और प्रोकैरियोटिक में भी राइबोसोम्स होते हैं। ओनली वन सेल ऑर्गेनेल जो कि दोनों में पाया जाता है। और हाँ, आपकी एनसीईआरटी लिखती है कि एक सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स भी होता है, जिसको हम अभी लिखूंगा मैं उसको, सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स होता है जिसको हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं। ठीक है, साइटोप्लाज्म की खोज दुजादीन ने करी थी, वो आपके एनसीईआरटी में नहीं है। ठीक है, उन्होंने साइटोप्लाज्म को सबसे पहले देखा और उन्होंने उसका नाम रखा सार्कोड। ठीक है, सार्कोड नाम रखा था। फिर आपके साइंटिस्ट आए तो उन्होंने उसका नाम रखा प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, प्रोटो मतलब होता है फर्स्ट और प्लाज्म मतलब फॉर्म्स। ठीक है, साइंटिस्ट आए थे, एनसीईआरटी में नहीं दिया है। साइंटिस्ट आपके थे वोन मोल करके थे, और एक पुरकेंजी थे। ठीक है, साइंटिस्ट उन्होंने प्रोटोप्लाज्म उसका नाम रखा था। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और इंडोप्लाज्मिक, ये एक बताऊं मैं आपको, माइटोकॉन्ड्रिया बता दूं आपको 70s होते हैं इसमें राइबोसोम, यूकैरियोटिक ही पाए जाते हैं, पर 70s माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट में 70s राइबोसोम्स होते हैं। ठीक है, इंडोप्ला एक बार बताऊं इसमें ना, मैं बता दूं इसमें डीएनए भी पाए जाते हैं। जो ऑर्गेनेल डबल मेम्ब्रेन है, इवन आपका माइटोकॉन्ड्रिया हो, चाहे क्लोरोप्लास्ट हो, चाहे न्यूक्लियस हो, जो मेम्ब्रेन डबल बॉन्डेड है बच्चा, उसमें न्यूक्लियस पाया ही जाएगा। ठीक है, जो भी ऑर्गेनेल का डबल मेम्ब्रेन है उनमें न्यूक्लियस पाया ही जाएगा। ठीक है, मैं आपको जब माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ाऊंगा तो सारी डिटेल में लिख दूंगा यहाँ पे, फिर भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, आपकी एनसीईआरटी लिखती है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस की खोज किसने करी थी आपको पता ही है। न्यूक्लियस की खोज आपके इन्होंने करी थी, रॉबर्ट ब्राउन ने। ठीक है, ऑर्किड ऑफ रूट, जो ऑर्किड प्लांट होता है उसके रूट उन्होंने देखा था। जब पढ़ाएंगे आपको सर मोर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, वहां बताएंगे आपको ऑर्किड क्या होता है, मोनोकोट या डाइकोट। ऑर्किड होता है आपका मोनोकोट।
मोनोकॉट में नॉन इंडोस्पर्मिक होता है। ठीक है, ये याद रखिएगा। वहां भी मिलेगा आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में भी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं, यहाँ पे ऐसे करके माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट, यहाँ पे मैं ऐसे करके लिख देता हूं, आप लिख लेना। बोथ हैज 70s राइबोसोम्स। अब 70s, एस क्या है सर? सब यूनिट्स होते हैं, मैं राइबोसोम से पढ़ाऊंगा तो वहां बताऊंगा आपको। ठीक है, ठीक है, ये 70s राइबोसोम्स होते हैं। और बता दूं मैं प्रोकैरियोटिक, ठीक है, और प्रोकैरियोटिक में ही बताया, मैं पहले ही बताया था, अभी बता देता हूँ कि राइबोसोम्स ही हैं जो दोनों में पाए जाते हैं, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, आप नोट डाउन कर लेना। राइबोसोम्स आर only one cell organism found in both prokaryotic and eukaryotic। ठीक है, यूकैरियोटिक। ठीक है, तो ये लाइन लिख लेना है। वो इनमें से प्रोकैरियोटिक में बेसिकली सेंट्रियोल्स जो होते हैं, जो सेल डिवीजन में हेल्प करते हैं इनमें से, वो एब्सेंट होते हैं, इनमें नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, ठीक है, तो आपकी एनसीईआरटी बोलती है all cell contains a semi-fluid matrix that is called cytoplasm। ठीक है, मैट्रिक्स that is called साइटोप्लाज्म। ठीक है, साइटोप्लाज्म बोलते हैं। ठीक है, और एनसीईआरटी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन, मैं आपको लिख देता हूं। हाँ, ठीक है, एक मिनट, मैं उससे पहले लिखता हूँ। हाँ, साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म की खोज किसने की थी? दूजादिन ने की थी। ठीक है, मैं लिख देता हूँ साइटोप्लाज्म, ये एनसीईआरटी से थोड़ी सी बाहर है। साइटोप्लाज्म डिस्कवर्ड बाय, ठीक है, तुजादीन ने करी थी, और इसका नाम दिया था एंड कॉल्ड इट एक मिनट, कॉल्ड इट सारकोड। इन्होंने इसका नाम सारकोड रखा था, फिर आपके पुरकेंजी आए, वोन मोल आए, उन्होंने इसको प्रोटोप्लाज्म दिया। देन आपने पुरकेंजी फाइबर का भी नाम सुना होगा, पुरकेंजी एंड बोन बोन मोल, बोन मोल आए, इन्होंने सारकोड change the name
ऑफ सार्को-2 किसमें किया? प्रोटोप्लाज्म में। प्रोटोप्लाज्म में, प्रोटोज मतलब क्या होता है? प्रोटो मतलब होता है, प्रोटोज आपका ग्रीक वर्ड है, प्रोटो मतलब होता है फर्स्ट, प्लाज्म मतलब फॉर्म्स, ठीक है। तो उन्होंने इसका नाम किया, ठीक है। वो मैं नहीं बताऊंगा कि ग्रीक वर्ड है, वो बहुत लेंदी फिर हो जाएगा आपको, ठीक है। ठीक है, तो आपके ये है प्रोटोप्लाज्म, यहाँ पे लिखा है साइटोप्लाज्म इम्यून खोज की। हाँ, अब मैं एनसीईआरटी के वो लाइन लिखता हूं मैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, हाँ, ये बात बहुत ध्यान है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इंपॉर्टेंट लाइन है, इंपॉर्टेंट है, ये मेन है आपकी एनसीईआरटी की लाइन है। एनसीईआरटी आपकी लिखती है साइटोप्लाज्म is the main arena for the cellular activity। ठीक है, मतलब साइटोप्लाज्म, एरिना मतलब होता है बच्चों, यहाँ ये एनसीईआरटी की लाइन है, एरिना का मतलब होता है आपका एरिया। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, एरिया होता है, एरिना का मतलब एरिया होता है। तो एनसीईआरटी आपकी बोलती है कि साइटोप्लाज्म इज द मेन एरिना ऑफ द सेलुलर एक्टिविटीज इन बोथ यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक। ये अगर स्टेटमेंट में डाल दे कि साइटोप्लाज्म इज द मेन एरिना फॉर द ओनली प्रोकैरियोटिक, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, ठीक है। ये बात ध्यान रखिएगा, स्टेटमेंट में इन लोग, स्टेटमेंट में अगर क्वेश्चन देना चाहें, स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2, ठीक है, तो ये देख लीजिएगा, ठीक है, गलत हो जाएगा, दोनों में होता है, इन बोथ, ठीक है, यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक। बोथ, यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक, ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है, यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक में, ठीक है। ये एनसीईआरटी की बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, मैं बता दिया, ठीक है। तो अब हम लोग आते हैं यूकैरियोटिक पे, और यूकैरियोटिक एक्सप्लेन करके फिर यूकैरियोटिक एक्सप्लेन करके फिर हम लोग आएंगे सेल प्रोकैरियोटिक के, पहले प्रोकैरियोटिक खत्म करके फिर हम यूकैरियोटिक में एंटर करेंगे। फिर उसके सेल एनवेलप है, बैक्टीरिया है, उनके 3 मेम्ब्रेन होते, बहुत ही हमको लगता है, कितना सर हो गया, 1 घंटा 12 मिनट का ना, हाँ, तो 1 घंटा 12 मिनट का लेक्चर हो गया। तो फिर सेल वाल होते हैं, बैक्टीरिया के 3 सेल वाल होते हैं, ग्लाइकोकैलिक्स होते हैं, उसमें 2 होते हैं, कैप्सूल और स्लाइम लेयर होते हैं। जो टफ होता है उसको कैप्सूल बोलते हैं, जो लूजली होता है उसको स्लाइम लेयर बोलते हैं। फिर आपके सेल वाल हैं जो पेप्टिडोग्लाइकन से बने होते हैं। पेप्टिडोग्लाइकन आप उसमें पढ़िएगा अच्छा से, पेप्टिडो मतलब प्रोटीन और ग्लाइकोन मतलब शुगर, ठीक है, तो वो आपको मैं अच्छे से डिटेल में पढ़ाऊंगा बायोमोलिक्यूल्स में, ठीक है, वो, ठीक है। तो मेरे को लग रहा है कि ज्यादा ज्यादा टाइम का हो जाएगा लेक्चर, राइट, फिर भी ठीक है, देखते हैं। हाँ, यूकैरियोटिक, ठीक है, यूकैरियोटिक बेसिकली यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर दोनों हो सकते हैं, ठीक है। यूनिसेलुलर में आपका जैसे आएगा प्रोटिस्टा, यूनिसेलुलर में आपका जैसे यूकैरियोटिक कहते हैं। यू मतलब क्या होता है, सबसे पहले बता दो, यूकैरियोटिक है यहाँ पे नाम। यू मतलब होता है ट्रू, और कैरियोटिक मतलब होता है न्यूक्लियस, जिसमें ट्रू न्यूक्लियस पाया जाता है उसी को हम बोलते हैं यूकैरियोटिक, ठीक है। तो लाइट नहीं आई ना, ठीक, तो यूकैरियोटिक, तो मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ यूकैरियोटिक, ठीक है। यू मतलब क्या होता है आपका बच्चा, यू मतलब होता है ट्रू,
ठीक है। और कैरियोटिक का मतलब यहां मैं बता दूं, कैरियोटिक का मतलब होता है न्यूक्लियस, ठीक है, यूकैरियोटिक न्यूक्लियस, ठीक है, यूकैरियोटिक जिसमें ट्रू न्यूक्लियस पाया जाता हो, इसीलिए इसका नाम यूकैरियोटिक है। यूकैरियोटिक बेसिकली आपके हम लोग हैं, ह्यूमन बीइंग हैं, हायर प्लांट्स हैं, ठीक है। यूकैरियोटिक में हम लोग किसके हैं, यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगर आप ड्रॉपर हैं तो ठीक है, अगर आप फ्रेशर हैं तो कोई बात नहीं, आपको सर बल्क क्लासिफिकेशन में बताएंगे वहाँ पे। यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर एग्जांपल आपके प्रोटिस्टा है, जिसमें आपके क्रायोफाइट्स आएंगे, इग्लूना आएगा, इग्लूनाइड्स करके आएंगे, पैरामीशियम करके आएंगे, ठीक है, उस समय प्रोटोजोअन्स उसमें आएंगे, ठीक है। तो यूकैरियोटिक हो गया, ठीक है। इसमें मेम्ब्रेन बॉन्ड अरेंजमेंट ऑफ डीएनए के बेसिस पे बताया था मैं शुरू में कि अरेंजमेंट ऑफ डीएनए के बेसिस पे, क्योंकि यूकैरियोटिक देखिए प्रोकैरियोटिक में डीएनए नेकेड होते हैं, न्यूक्लियोइड के फॉर्म में साइटोप्लाज्म में घूमते हैं, वो न्यूक्लियस तो होता है, तो डीएनए कहाँ स्टोर होगा, इनमें डीएनए स्टोर होता है न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है। तो मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेल्स मेम्ब्रेन जो बॉन्ड ऑर्गेनेल्स जैसे प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि आपके हैं माइटोकॉन्ड्रिया, अरे यार क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। यहाँ मैं लिख देता हूँ कि इनके पास 70 एस, यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है ना, भूलिएगा नहीं। स्टेटमेंट में भी दे देंगे कि 80 एस राइबोसोम्स होते हैं, तो आप लोग मार देना, तो गलत हो जाएगा फिर स्टेटमेंट में, ठीक है। 70 एस राइबोसोम्स होते हैं। सेवेंटी एस राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं इनमें, इनमें वैक्यूल्स भी पाए जाते हैं बच्चों, ठीक है। वैक्यूल्स भी पाए जाएंगे आपके इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, होते हैं जो दो प्रकार के होते हैं, रफ एंड स्मूथ, ठीक है। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ईटीसी कर देता हूं मैं आपको, जब एक्सप्लेन कर लाइसोसोम्स भी होते हैं, ठीक है। तो मैं जब को पढ़ाऊंगा तो वहां पढ़ा दूंगा, ठीक है। ठीक है, तो समझ में आ गया प्रोकैरियोटिक क्या होते हैं, मेम्ब्रेन बनाने, ये बेसिकली क्या होते हैं प्रोकैरियोटिक, मे बी यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर, यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर दोनों होते हैं, ठीक है। देखिए यूनिसेलुलर एग्जांपल आपको क्या हो जाएगा, यूनिसेलुलर में आपके प्रोटिस्टा है, ठीक है, मैं यहाँ बता देता हूँ, आप लोग नोट डाउन करना या नहीं करना कोई बात नहीं है, ठीक है ना, सर बताएंगे आपको वहां पे। प्रोटिस्टा है और मल्टी सेलुलर में आपके, तो हम लोग हैं ही, एनिमल्स हैं, प्लांट है, ठीक है। मल्टी सेलुलर में आपके आ जाएंगे हायर प्लांट्स, हायर प्लांट्स एंड हायर एनिमल्स, ठीक है, हायर एनिमल्स, ठीक है, इनमें आ जाएंगे, ठीक है। तो अब चलते हैं, हम्म, नोट, सेंट्रियो आपकी एनसीईआरटी बोलती है सेंट्रियोल्स या सेंट्रोजोम्स, ठीक है, दोनों नहीं इसका ही नाम है, सेंट्रोजोम्स absent in
प्रोकैरियोटिक, बट इसमें सेंट्रोजोम्स का नीड ही क्या है? सेंट्रोजोम्स की कोई नीड ही नहीं है, क्योंकि सेंट्रोजोम्स यूनिसेलुलर बेसिकली होते हैं, तो उनमें क्या ही जरूरत है आपके सेंट्रोजोम्स की। अब सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन बेसिकली कहाँ चलते हैं? यूनिसेलुलर में। यूनिसेलुलर में चलेंगे तो बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा, तो बैक्टीरिया तो तुरंत मतलब वो डिवाइड करके ग्रो कर, यूनिसेलुलर है बेसिकली। अब उसमें प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीरोफेज जो सेल साइकिल सेल डिवीजन में प्रोसेस होते हैं, अगर वो होने लगे तो हो गया काम। तो आपको दही, आपको पता है दही जमाने में कौन सी बैक्टीरिया लैक्टोबैसिलस लगती हैं? अब उतना जल्दी जल्दी अगर नहीं करेंगे डिवाइड तो फिर दही कैसे बनेगा आपका? ठीक है, अगर उसमें सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन वाला प्रोसेस लगने लगा तो हो गया दही, और बन गया दही और खा लिए आप दही। ठीक है, तो प्रोकैरियोटिक में absent होते हैं, बट प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक में बच्चे आपके प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, क्योंकि यूकैरियोटिक हायर एनिमल्स होते हैं ना भाई, तो उनमें तो ज्यादा लंबा प्रोसेस चाहिए ना। ठीक है, आपका ईस्ट है, ठीक है, यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर ही ना। क्या है फंजाई? क्या है यूकैरियोटिक? मल्टीसेलुलर 90 मिनट में कर लेता है वो, ठीक है। तो यूकैरियोटिक होते हैं, यूकैरियोटिक एक्सेप्शन, ईस्ट जो है बच्चा आपका एक्सेप्शन है, ठीक है। फंगिंग में एक्सेप्शन है, फंगी जनरली मल्टीसेलुलर होते हैं पर वो यूनिसेलुलर है, इसलिए 90 मिनट्स में कर लेता है डिवाइड हो, ठीक है, वो एक्सेप्शन है। आप पढ़िएगा उसमें फंजाई बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में, तो सर बताएंगे आपको, फाइकोमाइसिटिस के अंदर आता है वो, ठीक है। तो यूकैरियोटिक में अब्सेंट होता है, आपकी एनसीईआरटी बोलती है। गर्मी बहुत लग रहा है यार, ठीक है। अब हम आते हैं सेल साइज, सेल साइज पे, ठीक है, ठीक है। तो माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा बोलते हैं, इसको बोलते हैं स्मॉलेस्ट सेल को, सबसे स्मॉलेस्ट सेल है ये, ठीक है। इसकी साइज नॉर्मली होती है 0.3 यूएम या 0.1 माइक्रो 0.1 माइक्रोमीटर। ये आपकी लेंथ में है, ये आपकी साइज में है, ठीक है। अगर आपको ऑप्शन में देगा तो लेंथ में देगा तो ये देगा, ठीक है। मैं लिख देता हूं आपको, एक मिनट, मैं अच्छा साफ लिख देता हूँ। माइकोप्लाज्मा स्मॉलर सेल, साइज होती है इन लेंथ 0.1, नहीं 0.3 होगा ना जी, क्यों? 0.3 लेंथ हमेशा बड़ा, क्योंकि आप जब लेंथ लोगे तो एक लेंथ ले रहे हो तो लेंथ हमेशा बड़ा ही आएगा, जब ओवरऑल साइज लोगे, लेंथ ब्रेथ लोगे तो साइज कम हो जाती है, इसलिए इनका लेंथ में 0.3 होता है माइक्रोमीटर। और ओवरऑल साइज जो होता है, ओवरऑल साइज, ओवरऑल साइज इनका होता है 0.1 माइक्रोमीटर, ठीक है, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखिएगा। माइकोप्लाज्मा को बच्चों जोकर ऑफ द प्लांट किंगडम भी बोला जाता है, क्यों? क्योंकि इसको पहले प्लांट किंगडम में ही रखा गया था, फिर इसको मोनेराज में शामिल किया गया, ठीक है। तो इसको जोकर ऑफ द प्लांट किंगडम बोला जाता है। और ये पिलोमॉर्फिक होते हैं, मतलब अपना इसमें सेल वाल तो होते नहीं है, तो जब सेल वाल होंगे नहीं तो तुरंत अपना शेप एंड साइज चेंज कर लेता है, इसलिए बच्चों इस पे जल्दी एंटीबायोटिक भी असर नहीं करता है। क्यों? क्योंकि एंटीबायोटिक बेसिकली किस पे असर करता है? एंटीबायोटिक बेसिकली असर करता है सेल पे, और इसके पास तो सेल है ही नहीं, तो एंटीबायोटिक भी इस पे काम नहीं। ऐसा नहीं है कि एंटीबायोटिक नहीं काम, इसके लिए अलग डिजीज, अलग मतलब एंटीबायोटिक आती है जो इसको मारती है। और ये बहुत ही मतलब ये प्लांट में भी फेलोडी करके एक बीमारी करता है प्लांट में, और आपका उस पे एथराइटिस भी, या पॉली, इसको पीपीएल भी बोलते हैं, ठीक है, पॉलीनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो पीपीएल भी बोलते हैं, ये एनिमल से क्रिएट करते हैं, एनिमल में प्रॉब्लम डिजीज क्रिएट करते हैं, ठीक है, ठीक है। तो माइकोप्लाज्मा है, स्मॉलेस्ट सेल है, ठीक है। एंड जोकर ऑफ also called जोकर ऑफ प्लांट किंगडम,
क्यों? क्योंकि इसको प्लांट किंगडम में रखा गया है। जोकर ऑफ प्लांट बहुत जल्दी शेप अपना चेंज कर लेता है, ठीक है, इसको जोकर ऑफ द प्लांट किंगडम भी बोलते हैं। मैं इसको अभी हाइड कर देता हूँ, ठीक है, लार्जेस्ट सेल में आपको बाद में लिखवा दूंगा, ठीक है। जोकर ऑफ द प्लांट किंगडम, इट हैज लैक ऑफ सेल वॉल, ठीक है, लैक ऑफ सेल वॉल, सेल वॉल नहीं होता है, इसलिए इस पे एंटीबायोटिक असर ही नहीं करता है। पेनिसिलिन इस पर असर ही नहीं करेगा। पेनिसिलिन बेसिकली क्या है, सेल वॉल पे इफेक्ट करता है, जो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था, आपको माइक्रो ऑर्गेनिज्म ह्यूमन वेलफेयर में पढ़ने को मिलेगा। तो इसके पास सेल वॉल नहीं होते हैं, इसलिए इस पे एंटीबायोटिक नहीं काम करता है। सो एंटीबायोटिक डज नॉट वर्क ऑन इट, इस पे एंटीबायोटिक काम नहीं करता। इसको बच्चों पीपीएलओ भी बोलते हैं, ठीक है, पीपीएलओ ऑल्सो कॉल्ड, ठीक है, इसको बच्चों पीपीएलओ भी बोलते हैं, पॉलीनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, ठीक है। ये अर्थराइटिस बताया मैं आपको कि एनिमल में करता है, और प्लांट में फेलोडी करता है। प्लांट में फेलोडी मतलब क्या होता है ना, कि जो बैगन के पत्ते होते हैं उनके पत्तों को छोटा कर देगा। जब छोटा करेंगे तो वो सनलाइट एब्जॉर्ब भी नहीं करेंगे, ठीक है, छोटा करता। फेलोडी का मतलब ये भी होता है कि जो आपके फ्लावर है वो फ्लावर होगा ही नहीं, वो फ्लावर जो लीव्स में कन्वर्ट हो जाएगा, और जब लीव्स में कन्वर्ट हो तो रिप्रोडक्शन कैसे करेगा, इनका एग्जिस्टेंस ही खत्म कर देगा ये। जब फ्लावर ही नहीं होगा किसी प्लांट का, वो लीफ में कन्वर्ट हो जाएगा, तो फिर वो रिप्रोडक्शन कैसे करेंगे। तो ये मतलब डेंजरस होते हैं, मतलब फिर भी इनका इनका एंटीबायोटिक अलग आता है, ठीक है, वो आपके सिलेबस में नहीं है, मैं बताऊंगा नहीं, ठीक है। साइज ऑफ आरबीसी क्या है, साइज ऑफ आरबीसी क्या है, 7 माइक्रोमीटर, 7 mm होता है साइज ऑफ आरबीसी, आपको पता होगा, ठीक है। बैक्टीरिया सेल, वही बैक्टीरिया सेल क्या होता है, 3 से 5 माइक्रोमीटर, ठीक है। और लार्जेस्ट सेल आपका नर्व सेल होता है, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ, लार्जेस्ट सेल आपका नर्व सेल होता है, ठीक है, लार्जेस्ट सेल आपका नर्व सेल होता है, ठीक है। प्रोकैरियोटिक तो मैं बता दिया हूँ, प्रोकैरियोटिक यहाँ पे दिया हुआ, ठीक है, तो बता दिया हूँ मैं आपको। ठीक है, ये स्लाइड डिलीट हो जाएगा, ये स्लाइड भी डिलीट। तो प्रोकैरियोटिक बता दिया हूँ मैं पहले ही आपको, ठीक है, तो यहाँ बताने की जरूरत नहीं थी, इसको हम स्किप कर सकते हैं, ठीक है। बताया तो था प्रोकैरियोटिक मतलब वही तो यूनिवर्सल, वही चीज देख लेना आपको, ठीक है, तो इसको स्किप में कर देता हूँ। हाँ, अब रही बात शेप ऑफ बैक्टीरिया। ये अच्छा, शेप ऑफ बैक्टीरिया रॉड शेप बैक्टीरिया है, कॉमा शेप बैक्टीरिया है, स्पेरिकल है, आपका स्पाइरल है, ठीक है। रॉड शेप बैक्टीरिया किसको बोलते हैं, बैसिलस होता है जब बेसिकली आपका, ठीक है। किस काम में आता है बैसिलस, बैसिलस आपका होता है दही जमाने में काम आता है, ठीक है, लैक्टोबैसिलस इसी का नाम है, और जो कि विटामिन B12 इनरिचमेंट करता है, मतलब विटामिन B12 को इंक्रीज कर देता है, ठीक है। तो ये बैसिलस है, ठीक है, ठीक है। कॉमन सेप्ट किसको बोलते हैं, एस्फेरिकल होते हैं आपके कॉकस, कॉमन सेप्ट आपके होते हैं विब्रियो, ठीक है, विब्रियो होते हैं, स्फेरिकल कॉकस होते हैं। अगर ये बच्चे लीनियर, अगर देखिए ये स्फेरिकल अगर सर्कुलर में रहेंगे तो कॉकस बोलते हैं इनको, अगर यही लीनियर में होंगे तो इनको बोलते हैं स्ट्रिप्टोकोकस, ठीक है। अगर बच्चों ये अगर ऐसे 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 से लीनियर में रहे,
अगर ये लीनियर में रहे, अगर लीनियर में अरेंजमेंट रहे तो इनको बोलते हैं स्ट्रिप्टोकोकस। ठीक है, अरेंज इन लीनियर कॉल्ड स्ट्रिप्टोकोकस। ठीक है, माइंड में रखिएगा। ठीक है, स्पेरिकल आपका स्पाइरलम होते हैं। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिए, ये चीज बेसिक है, आपको सर डिटेल में पढ़ाना होगा तो वो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में पढ़ाएंगे। ठीक है, हाँ। अब रही बात इनकी, ये डायग्राम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, टिपिकल बैक्टीरिया होते हैं आपके हाँ, ये टिपिकल बैक्टीरिया 1 से माइक्रोमीटर यूकैरियोटिक में दिया हुआ। ठीक है, आपके यहाँ यूकैरियोटिक बेसिकली होते हैं 1 से सॉरी यहाँ पे, हाँ, यू बैक्टीरिया। और आपके टिपिकल बैक्टीरिया क्या होते हैं? प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक कितने होते हैं साइज में? प्रोकैरियोटिक का साइज होता है आपका 1 से 2 माइक्रोमीटर। ठीक है, और आपका टिपिकल यूकैरियोटिक, बस टिपिकल यूकैरियोटिक में ज्यादा कुछ नहीं करना, जीरो का बस फर्क है। देखिए 10 और 20। तो टिपिकल प्रोकैरियोटिक का साइज होता है इतना, यूकैरियोटिक में आप लिख देना। ठीक है, यूकैरियोटिक का साइज आपका होता है 10 से 12 माइक्रोमीटर। ध्यान रखिएगा, जीरो का बस फर्क है। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिएगा, 1 से 2 और जीरो से सॉरी 0 से 20 है ना जी, सॉरी हाँ 0 से 20, जीरो का बस फर्क है। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। टिपिकल ये इमेज है पीपीएल यहाँ पे आपका किसमें दिया है, सॉरी इसमें साइज दिया ओवरऑल, ये वायरस का होता है आपका। ठीक है, साइज दिया है ओवर वायरस, आपको सब पढ़ाएंगे उसमें। ठीक है, तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में वहां पे या फिर ठीक है, तो यहाँ पे ये लिखा हुआ पीपीएलओ का वर्ग यहाँ पे 0.3 भी हो सकता है, पर इन लेंथ में हो सकता है। ठीक है, इस इमेज को देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया है, आपके राइबोसोम्स हैं, ये राइबोसोम चिपके में गोल्गी बॉडीज है, लाइसोसोम्स हैं, यही है। ठीक है, एक बार इमेज को देख लीजिएगा। ठीक है, अब सेल एनवेलप पे आते हैं। सेल एनवेलप आपको पता है कि प्रोकैरियोटिक बेसिकली बैक्टीरिया के सेल वाल बने होते हैं, 3 लेयर में बने होते हैं। मैं आपको बताऊं, जैसे ये ले लो आप। ठीक है, ये आपका हो गया एक लेयर, एक ये हो गया आपका दूसरा लेयर, और एक आप ये रख लो तीसरा लेयर। ठीक है, इसको बोलते हैं, ये जो आपका आउटर लेयर है बच्चों सेल एनवेलप बैक्टीरिया का, इसको बोलते हैं ग्लाइकोकैलिक्स। ग्लाइकोकैलिक्स ये ये दो होते हैं, दो प्रकार के होता है। ठीक है, दो प्रकार में रेंज होता है, स्लाइम लेयर कैप्सूल बोलते हैं, स्लाइम कैप्सूल बोलते हैं जो टफ होता है, और स्लाइम लेयर वो बोलते हैं जो थोड़ा सा लूज होता है। आपके एनसीईआरटी में भी लिखा है। ठीक है, ये आपके हो जाएंगे, ये हो जाएगा आपका सेल वाल। ठीक है, सेल वाल भी बहुत हेल्प करता है, मदद करता है। ठीक है, सेल वाल भी प्रोटेक्शन में हेल्प करता है, इनको बैक्टीरिया को कोलेप्स होने से बचाता है। ठीक है, और रही और लास्ट वन है आपका आपके सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, और इनका ये इनका क्या, इनका तो डीएनए तो नेकेड होता है, तो इसमें इनका मेन डीएनए क्या होता है? इनका मेन डीएनए होता है न्यूक्लियोइड। ठीक है, और यहाँ पे एक छोटा सा डीएनए होता है जिसको एक्स्ट्रा सर्कुलर डीएनए बोलते हैं, जिसको हम प्लाज्मिड बोलते हैं। ठीक है, यही प्लाज्मिड डीएनए बैक्टीरिया को एंटी बैक्टीरिया रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है, समझे? यही, तो ये हो गया आपका प्लाज्मिड। ठीक है, यहां मैं लिख देता हूं प्लाज्मिड एक्स्ट्रा सर्कुलर डीएनए होता है। ठीक है बच्चा, एक्स्ट्रा सर्कुलर डीएनए हम बोलते हैं। ठीक है, प्लाज्मिड को, यही और यही प्लाज्मिड मैं यहां लिख देता हूं, प्लाज्मिड प्रोवाइड एंटी
बायोटिक रेजिस्टेंस, ठीक है। इनके पास फिम्ब्रिये होती है, पिलाई होती है, ठीक है। और ठीक है, यहाँ से इनके पास सेल वाल से निकलती है ये टाइप में फिम्ब्रिये, ठीक है। मैं निकाल देता हूँ यहाँ से, ठीक है। याद रखिएगा प्रोकैरियोटिक में एक्सटेंशन ऑफ साइटोप्लाज्म, सॉरी एक्सटेंशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन, जिसको बोलते हैं फ्लैजिला, सॉरी सेल वाल है, सॉरी ये सेल वाल है, सेल एक्सटेंशन ऑफ सेल वाल, ठीक है। सेल वाल से निकलते हैं आपके फिम्ब्री। और यूकैरियोटिक में आपका होता है एक्सटेंशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन से फ्लैजिला निकलता है। तो आपके एनसीईआरटी लाइन देखिए, मतलब ध्यान से लिखी हुई है इनको, तो स्टेटमेंट में पूछ सकता है स्टेटमेंट में, ठीक है। यूकैरियोटिक में कहां से निकलता है फ्लैजिला? सेल मेम्ब्रेन से। और प्रोकैरियोटिक में कहां से निकलता है? सेल वाल से। ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। और इनके अंदर पिलाई भी होती है, पिलाई उसी में, सॉरी इसको यहाँ दूसरा कलर से कर देता हूँ, एक मिनट, हाँ ये इनके में पिलाई भी होती है। पिलाई उन्हीं में पाया जाता है बच्चों जिसमें प्लाज्मिड होगा, ठीक है। ये जो प्लाज्मिड है ये उन्हीं में पिलाई उसी में पाया जाएगा जिसमें कि प्लाज्मिड होगा, ठीक है। ठीक है, तो अब हम ग्लाइकोकैलिक्स को थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे, उसके बाद से एनसीईआरटी लाइन एक्सप्लेन करेंगे, उसके बाद से हम आगे नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है। तो एक मिनट, ठीक है। तो ग्लाइकोकैलिक्स आपको बता देता हूं मैं ग्लाइकोकैलिक्स के बारे में थोड़ा सा। आउटर लेयर है, आउटर लेयर ऑफ बैक्टीरिया, आउटर लेयर ऑफ बैक्टीरिया बोलते हैं, ठीक है। ये आउटर लेयर है, सॉरी मैं कलर थोड़ा चेंज कर दूं ना, कंफ्यूजन हो जाएगी, साफ नहीं लिखा, ठीक है। तो ये आउटर लेयर है बच्चों, आउटर लेयर ऑफ बैक्टीरिया। ये 2016 का क्वेश्चन बता रहा हूं मैं, नीट 2016 का क्वेश्चन, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट, नीट 2016 में पूछा था ये क्वेश्चन को, मेरे को याद है। ग्लाइकोकैलिक्स बोलता है कि ये स्टिकी प्रोवाइड करता है, स्टिकी नोट प्रोवाइड बैक्टीरिया। इसका मतलब क्या हुआ कि स्टिकी मतलब बैक्टीरिया को जो होता है चिपकने में मदद करता है, ठीक है, एक ग्लाइकोकैलिक्स, ठीक है। फिर ये दो प्रकार के होते हैं, ऑन द अरेंजमेंट के बेसिस पे दो प्रकार के होते हैं, जैसे कि आपके टू टाइप्स के होते हैं ग्लाइकोकैलिक्स, ठीक है। ग्लाइकोकैलिक्स, ग्लाइको 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 स्पेलिंग गलत लिखे है ना, एक मिनट यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। देख लीजिएगा थोड़ा, ठीक है, स्पेलिंग को। ग्लाइकोकैलिक्स, तो ग्लाइकोकैलिक्स क्या होता है, दो दो प्रकार के होते हैं। पहला एक होता है स्लाइम लेयर, और दूसरा होता है कैप्सूल। कैप्सूल कौन सा? एंटीबायोटिक खाने वाला जो पैकेट में रहता है? नहीं, वो कैप्सूल नहीं है। स्लाइम लेयर और कैप्सूल, ठीक है। तो स्लाइम लेयर क्या होता है, लूजली अरेंज होता है, और कैप्सूल जो होता है वो टफ होता है, ये थोड़ा टफ होता है। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे इसका, एक मिनट रुक गया, ग्लाइको कैलिक्स, ठीक है।
ठीक है। हाँ, तो ग्लाइकोक्लेट कैप्सूल होते हैं। ये थोड़ा सा क्या होता है, टफ अरेंजमेंट होता है, ठीक है, स्लाइम लेयर। स्लाइम लेयर होता है, ठीक है, और दूसरा होता है कैप्सूल। तो ये थोड़ा क्या होता है, ये लूज होता है, लूजली अरेंज, ठीक है। और कैप्सूल जो होता है आपका वो टफ होता है, ठीक, टफ होता है। हाँ, ठीक है। अगर एक तो मैं जो क्वेश्चन लिखा हूँ स्टिकी नोट्स प्रोवाइड, ठीक है, क्वेश्चन ये वाला, ठीक है, अगर इसके जगह पे ग्लाइकोकैलिक्स नहीं दिया हो, स्लाइम सॉरी ये दिया हो, कैप्सूल दिया हो, तो कैप्सूल भी मार देना, ठीक है, राइट हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, अब बताऊंगा मैं सेल वाल उसके बारे में। सेल वाल उसके बने होते हैं पेप्टिडोग्लाइकन के, जिसमें कि वो सेल वाल बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। मैं सेल वाल बस एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर मैं आगे आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगा, ठीक है। ठीक है, तो सेल वाला बैक्टीरिया, ठीक है। बैक्टीरिया का सेल वॉल किससे बनता है बच्चों? बैक्टीरिया का सेल वॉल सबसे पहले अलग अलग बैक्टीरिया का अलग, जैसे आर्की बैक्टीरिया, वहां स्यूडोमीरोन बना होता है। आपके बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में जब सर पढ़ाएंगे तो बताएंगे कि स्यूडोमीरोन वहां बना होता है, यहाँ पेप्टिडोग्लाइकन से बना होता है। बेसिकली 90% बैक्टीरिया पेप्टिडोग्लाइकन से ही बने होते हैं, ठीक है। तो सेल वाला बैक्टीरिया, ठीक है, तो यहाँ मैं सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया made of पेप्टिडोग्लाइकन, पेप्टिडोग्लाइकन, ठीक है। पेप्टिडोग्लाइकन, अब पेप्टिडोग्लाइकन में आपको किससे, पेप्टिडो क्या है और ग्लाइकन, पेप्टिडो मतलब होता है आपका क्या, पेप्टिडो मतलब होता है आपके ये प्रोटीन, ठीक है। दो प्रोटीन एमिनो एसिड के बीच में जो बॉन्ड्स पाए जाते हैं उनको पेप्टाइड बॉन्ड बोलते हैं। आपको मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा बायोमोलिक्यूल्स जब पढ़ाऊंगा तो, ठीक है। और ग्लाइकिन का मतलब होता है शुगर, ठीक है। शुगर दो प्रकार के नाग और नाम करके होते हैं, दो प्रकार के। अभी यहाँ नाम ही लिख देता हूँ बस, नाग और नाम, टू टाइप्स ऑफ शुगर होता है, ठीक है। मैं बताऊंगा आपको, ठीक है, नाग और नाम करके। प्रोटीन होते हैं, प्रोटीन किसका होता है, प्रोटीन पॉलीमर ऑफ एमिनो एसिड, पॉलीमर ऑफ एमिनो एसिड। आपको याद होगा, अगर अपने ड्रॉपर हो तो ठीक है, फ्रेशर हो तो कोई बात नहीं। एमिनो एसिड 20 डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन से, एमिनो एसिड से मिलकर बनता है प्रोटीन, ठीक है, एमिनो एसिड, ठीक है, पॉलीमर ऑफ एमिनो एसिड, ठीक है। तो ये आपका बेसिकली है पेप्टिडोग्लाइकन। अलग अलग जैसे आपका स्यूडोमिरिन से भी बना होता है आपका सेल वाला, यहाँ लिख देता हूँ मैं, आप ध्यान से देख लेना थोड़ा सा। सेल वॉल ऑफ आर्की बैक्टीरिया, सेल वॉल ऑफ आर्की बैक्टीरिया किससे बना था, मेड ऑफ किससे, स्यूडोमेरिन से बना होता है, ठीक है। डिफरेंट स्यूडोमेरिन, यही यही मतलब आर्की बैक्टीरिया कहाँ पाता है, डीप सी में पाया जाता है। तो इसके लिए हेल्प कौन करता है, स्यूडोमेरिन ही हेल्प करता है। बहुत टफ होता है, इसलिए वो डीप सी में पाए जाते हैं। और आप उसमें पढ़ोगे आर्की बैक्टीरिया हॉट रीजन में भी पाए जाते हैं, ठीक है, आपके, ठीक है। तो आपको डिटेल में सर वहां पढ़ाएंगे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में, ठीक है।
अब हम आते हैं थोड़ा सा क्या है एनसीईआरटी लाइन पे, उसके बाद से मैं आगे आपको जब भी मेरी क्लास होगी, ठीक है, आपको शेड्यूल जारी कर दिया जाएगा, उसके बाद से हम आगे आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो मैं सबसे पहले आता हूँ आपका चैप्टर नेम सेल, ठीक है। तो मैं एनसीईआरटी लाइन एक्सप्लेन कर देता हूँ, उसके बाद से हमको क्लास को एंड करेंगे। ऑलरेडी हमारा 1 आवर 45 मिनट्स हो चुके हैं, ठीक है। तो हम शुरुआत करते हैं, ठीक है। तो when you look around you see both living and non living thing। जब हम चारों तरफ देखते हैं तो दोनों देखते हैं, लिविंग थिंग और नॉन लिविंग। जैसे मैं लिविंग थिंग हूँ, ठीक है। हमारे आसपास में सर लोग बैठे हुए हैं, वो भी लिविंग थिंग ही है, ठीक है। और ये स्मार्ट बोर्ड हुआ, ये मार्क सॉरी वो पेन हुआ, ठीक है। तो ये सब नॉन लिविंग थिंग में आएंगे। यू मस्ट हैव वंडर्ड आस्क योरसेल्फ व्हाट मेक्स एन ऑर्गेनिज्म लिविंग। क्या बनाता है एक ऑर्गेनिज्म लिविंग को, ठीक है। व्हाट एन इंटरमीडिएट थिंग डज नॉट हैव व्हिच द लिविंग थिंग हैज। वो क्या चीज होता है लिविंग थिंग जो कि नॉन लिविंग थिंग से अलग बनाता है, ठीक है। द आंसर इज प्रेजेंस ऑफ बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ दैट इज योर सेल। सेल ही है जो हमको लिविंग नॉन लिविंग थिंग से अलग बनाता है, ठीक है, अलग करता है कि हम लिविंग थिंग है, ठीक है। क्योंकि हम रिप्रोडक्शन करते हैं, हम सेंस कर सकते हैं। लिविंग थिंग थोड़ी ना सेंस कर सकते, नॉन लिविंग थिंग थोड़ी ना सेंस कर सकता है, रिप्रोडक्शन कर सकता है ना, घूम सकता है, जब तक हम लोग उसको फोर्स अप्लाई नहीं करें तब तक, ठीक है। यहाँ पे देखिए ऑल ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल, सम आर कंपोज्ड ऑफ ए सिंगल and single cell that is called unicellular organism, while other are like as composed many cell that is called multicellular। बताया मैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया हैं जो सिंगल सेल से बनते हैं, और जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बहुत रैपिडली ग्रो करते हैं, और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे हम हैं, ह्यूमन बीइंग हैं, हायर प्लांट्स हैं, ठीक है। कि मैं बताया था ऑलरेडी आपको, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। हाँ, व्हाट इज सेल? सेल क्या है? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आर केपेबल ऑफ इंडिपेंडेंस। मैं बताया था लाइन का ना, केपेबल ऑफ इंडिपेंडेंस एग्जिस्टेंस परफॉर्मिंग द एसेंशियल फंक्शन ऑफ लाइफ, एनीथिंग लेस देन ए कंप्लीट स्ट्रक्चर, ठीक है। स्ट्रक्चर डज नॉट इंश्योर द इंडिपेंडेंट लिविंग, ठीक है। तो ये मैं आपको ऑलरेडी एनसीईआरटी के सब लाइन लिखवा भी चुका हूँ कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं केपेबल इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होते हैं, ठीक है। एनीथिंग अगर इनसे छोटा है तो एनीथिंग लेस देन ए कंप्लीट स्ट्रक्चर डज नॉट इंश्योर द इंडिपेंडेंट लिविंग, ठीक है। अगर इनसे कोई भी चीज छोटा है तो वो सेल से छोटा है तो वो इंडिपेंडेंट जीवित नहीं रह सकता है। हेंस सेल इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। एंटन लियोन हॉक फर्स्ट सॉ एंड डिस्क्राइब द लाइफ सेल, ठीक है। एंटन लियोन हॉक ने ही पहली बार लाइफ सेल को देखा था और डिस्क्राइब के बताया था, मैं उन्होंने लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर देखा था, ठीक है। 1670 इन्होंने देखा कब था? 1674 में बच्चों, ठीक है, 1674 में, 9 साल के बाद देखा था उनके रॉबर्ट हुक के देखने के बाद। और रॉबर्ट ब्राउन लेटर डिस्कवर्ड न्यूक्लियर। रॉबर्ट ब्राउन है आपको, हाँ रॉबर्ट, यहाँ रॉबर्ट ब्राउन जो थे उन्होंने बच्चों न्यूक्लियस की खोज करी थी, ठीक है। ऑर्किड के बताया था मैं कि ऑर्किड के प्लांट में उन्होंने रूट में उन्होंने देखा था सबसे पहले न्यूक्लियस को। ऑर्किड क्या है आपका? मोनोकॉट में इंडोस्पर्म नॉन इंडोस्पर्मिक है, ठीक है। तो ऑर्किड के इन्होंने न्यूक्लियस देखा था, ठीक है। सेल थ्योरी आपको बताया भी था कि सेल थ्योरी को आपको सेल प्रिंसिपल भी बोलते हैं या सेल डॉक्ट्रिन भी बोलते हैं। प्रिंसिपल स्कूल नहीं, सिद्धांत बोलते हैं इसको, या सेल डॉक्ट्रिन, ठीक है। 1838 में मैथ्यूस लाइडेन आए आपके, और थ्योडर स्वान आए, इन्होंने आपके प्लांट्स और एनिमल सेल की खोज करी थी, ठीक है। स्वान 1839 में जर्मन जियोलॉजी डिफरेंट टाइप, हाँ देखिए यहाँ पे जर्मन हो गया है, पहले आपका ब्रिटिश था पुराने एनसीईआरटी के हिसाब से, ठीक है। तो 1839 में जर्मन जियोलॉजिस्ट आए, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल सेल्स के पढ़ा और रिपोर्टेड किया कि सेल दैट हैव अ थिन आउटर लेयर व्हिच इज टुडे नोन एज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। इन आल्सो कंक्लूडेड that the studies on plant tissue that the presence of cell wall is unique character of the, मैं सब लिखवा चुका हूँ आपको, ठीक है, नोट्स में एक बार देख लेना। Plant cell on the basis of this Swan proposed the hypothesis that the bodies of animals and plants are composed of cells and the product of cells। फिर स्लाइड एंड स्वान टुगेदर फॉर्मेटेड सेल थ्योरी दी इन्होंने, ठीक है। और इन्होंने बताया मैं कि इन्होंने ये एक्सप्लेन, ड्रॉबैक यही हो गया सेल थ्योरी का, इन्होंने एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि नए सेल्स कैसे आते हैं। फिर आपके 1885 में रूडोल्फ बर्चो आए, ठीक है, 1885 वहां पे आप लिख लेना एक मिनट,
ठीक है, मैं अभी लिख दूंगा एनसीईआरटी में। तो 1885 में रुडोल्फ वर्च्यू है जिन्होंने बोला ओमनी इज सेलुला, मतलब ऑल सेल राइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल। ठीक है, ये आपका लैटिन वर्ड है। ठीक है, ओमनी इज सेलुला इज सेलुला। ही मॉडिफाइड द हाइपोथेसिस दैट द स्वाइन टुगेदर गिव द सेल थ्योरी एंड फाइनल शेप। ठीक है, एंड दिस थ्योरी अंडरस्टूड टुडे। मॉडिफाइड सेल थ्योरी बताया था मैं आपको कि किसने दिया था आपको, रुडोल्फ वर्च्यू ने दिया था, और सेल थ्योरी किसने दिया था, सर्डेन स्वान ने दिया था। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड द प्रोडक्ट ऑफ द सेल, ऑल सेल्स आर अराइज्ड फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल। ठीक है, ये सब मैं लिखवा चुका हूं।